नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। क्या इलाज के नाम पर अपना पराया सही है? यह सवाल खड़ा हुआ है दिल्ली सरकार के आज के ऐलान के बाद। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फिलहाल सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, क्योंकि दिल्ली को अभी बेड की जरूरत है और इसी पर शुरू हो चुकी है सियासत। कुल 27,654 केस, 24 घंटे में 1,320 नए मामले, अब तक 761 मौत, 219 कंटेनमेंट जोन। ये डराने वाले आंकड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली के। जून के पिछले 6 दिन का कोरोना केस ग्राफ देखिए। 1 जून के बाद हर रोज 1200 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में तो ये रफ्तार 1300 के आसपास है। हालांकि पिछले 4 दिनों में हर रोज मामूली गिरावट भी दर्ज हुई है। दिल्ली में कोरोना के इन आंकड़ों के बीच जहां चीजों को दुरुस्त करने का युद्ध स्तर पर काम होता, वहीं इसे लेकर सियासी सिरफुटौल मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी से लेकर कुछ अस्पतालों पर राजनीतिक दलों के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? दिल्ली की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और उनका किस परिप्रेक्ष्य में वो क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ सकता। मुझे ये नहीं मालूम कि बेड का बिक्री हो रहा है। अब ये दिल्ली सरकार को मालूम होगा। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि बेड का बिक्री हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। आज तक को कुछ ऐसे मरीजों के रिश्तेदार मिले जिन्होंने अस्पताल में बेड न मिलने की शिकायत की। उन्होंने एक लिस्ट निकाला कि 120 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, इसमें 20% बेड वो उनके कहते कोविड पेशेंट हो गए। उन सब में ट्राई किया, पूरी रात लगा रहा। सब में ये हुआ कि आपने अभी सेटअप जो बनाया अभी अप्रूव नहीं है, अभी सेटअप हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपको 2-3 दिन और लगेंगे। लेकिन जहां तक दिल्ली सरकार का रुख है तो वो पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक है। सरकार ने इससे पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल की कोरोना टेस्टिंग पर सवाल उठाए थे, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया था। अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उसके कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले। तो कंट्रोवर्सी तो है। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स है, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। आरएमएल का विवाद थमा नहीं कि अब दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर के मुताबिक अस्पताल ने आरटी-पीसीआर ऐप के जरिए कोरोना के सैंपल जमा नहीं किए जो जरूरी है। इस मुद्दे पर शाम 5 बजे दंगल में करने वाले हैं बड़ी बहस, लेकिन वर्चुअल रैली गृह मंत्री अमित शाह की शुरू हो गई है। बिहार चुनावों के मद्देनजर सीधे रुख कर लेते हैं, सुनते हैं गृह मंत्री को। नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, श्री प्रेम कुमार जी, हमारे संगठन मंत्री श्री नागेंद्र जी, श्री शिवनारायण जी, यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सांसद श्री रविशंकर जी, नित्यानंद राय जी, अश्विनी चौबे जी, आर.के. सिंह जी, शहनवाज हुसैन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, और आज भारत के राजनीति के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित बिहार के सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरोना की महामारी के अंदर जिन लोगों ने देश और विश्व में अपनी जान गंवाई है, वो सभी के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जान गई है वो सभी को
अपने शरण में ले और चीर शांति उनको प्रदान करें। जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जल्दी जंग लड़कर वापिस आइए और आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को प्रस्थापित करने का प्रयास करिए। और वो करोड़ों कोरोना वॉरियर को भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिनके परिश्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का व्रत हाथ में लिए हुए हैं, वो हजारों स्वास्थ्यकर्मी, लाखों पुलिसकर्मी और जो अपनी अपनी जगह पर सेवा का भेख लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं मन से सलाम कर कर उनके समर्पण और सेवा को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बिहार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि यही बिहार की जनता है जिसने 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश लिया और 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये बिहार की ही भूमि है जहां सबसे पहले लोकतंत्र का अनुभव दुनिया को हुआ, जहां महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लंका तक एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। बुद्ध और महावीर की ये भूमि, चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि, समुद्रगुप्त और कुमार देवी की ये भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। और जब कभी भी भारत के मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हुआ, बिहार की जनता से ही बिगुल बजा और फिर एक बार भारत विजय के रास्ते पर प्रशस्त हो गया। आजादी के लड़ाई में बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम जी, राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, श्री बाबू, इस सब के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। और आजादी के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया, ये बिहार की जनता ने ही जेपी के नेतृत्व में आंदोलन कर कर फिर से एक बार लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम किया था। आज मैं जॉर्ज साहब और राम मनोहर लोहिया जी को भी याद करूंगा, क्योंकि ये दोनों की कर्मभूमि भी बिहार रही है। ये बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और सामाजिक न्याय के झंडे को हमेशा के लिए बुलंद किया। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर
आत्मनिर्भर जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने की है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया। और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया, मोदी जी को जो साहस बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली वहीं की वहीं रह गई। मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी मां बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर
भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। कई माताएं, बहनें, बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम पहली ही टर्म के अंदर 14 से 19 के बीच में समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर धस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा बच्चा, मित्रों, भारत का बच्चा बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होती, रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर
राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण लिए, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे। मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी, और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और फिर एक बार हम गरीब कल्याण के रास्ते पर चले। आवास, बिजली, एलपीजी सिलेंडर, बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब तो हम 14 से 19 में ही दे चुके थे। इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही मोदी जी ने फिर से एक बार जल शक्ति मंत्रालय की रचना कर जल जीवन मिशन शुरू कर 25 करोड़ लोगों के घर के अंदर पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर उनको शुद्ध पीने का पानी पिलाने का एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है। मित्रों, पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है। अगर पानी ही दूषित है, पानी ही फ्लोराइड युक्त है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जो मेट्रो शहरों में रहते हैं और बोतल का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, इनको ये पीड़ा की मालूमात नहीं पड़ेगी। मैं गुजरात से आया हूं, 1200 फीट नीचे पानी चला गया है, पानी के अंदर फ्लोराइड आया है। ऐसे एरिया में मैंने युवाओं को देखा है, 25 साल के युवा के बाल सफेद हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, और धीरे धीरे जीवन के साथ संघर्ष करने का उसका क्षमता खत्म हो जाती है। मोदी जी ने 25 करोड़ ऐसे लोग जिनके अंदर शुद्ध पीने का पानी नहीं जाता था, वहां पानी पहुंचाने का संकल्प कर इन करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव में बहुत जोर जोर से बोलते थे। उनका एक स्टाइल है, उनको किसी एनजीओ ने कहा है जोर से बोलने से ज्यादा वोट मिलते हैं, हमेशा जोर से बोलते हैं। और कहते थे किसानों का कर्ज माफ करो, कर्ज माफ करो। मैं उस वक्त भी उनको कहता था कि भाई कितना कर्ज माफ किया आपने, कितना कर्ज माफ किया? तो 10 साल उनकी सरकार रही, 3 करोड़ किसानों के उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। दावा है, कितना हुआ मेरे पास हिसाब किताब नहीं है, मैं इसमें जाना, उनको सच मान लेते हैं कि 3.5 करोड़ लोगों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला, और अब ये हमेशा के लिए जाने। आपने 10 साल के अंदर 3.5 करोड़ किसानों के लगभग 60,000 करोड़ रुपया दिया। हम हर साल 9.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देने वाले हैं। मित्रों, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, इनके लिए पेंशन की योजना शुरू की। छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारी बोर्ड का गठन किया। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी चर्चा तो बहुत होती थी, किसी में हिम्मत नहीं थी इसको करने की। सभी सेनाओं को, तीनों हमारे विंग को विश्वास में लेते हुए सीडीएस की रचना की, और आज सीडीएस काम कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पहली ही टर्म में हमने समाप्त कर दिया था, और लगभग 400 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, एक बात बहुत सुर्खियों में नहीं आई है। कांग्रेस सरकार आरसेप की चर्चा चालू कर गई थी। आरसेप का व्यापार करार होता तो आज हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, एमएसएमई, किसान, मछली पकड़ने वाला मछुआरा सब तबाह होने वाले थे।
नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता के साथ निर्णय किया, जो मेरे छोटे किसान के हित का नहीं, जो मेरे छोटे व्यापारी के हित का नहीं, जो मेरे छोटे उद्यमी के हित का नहीं है, जो मेरे मछुआरे के हित का नहीं है, इसके साथ भारत कभी जा नहीं सकता। और हमने आरसेप से अपने आप को अलग कर भारत के सम्मान को फिर से एक बार दुनिया के पटल पर रखने का काम किया और आरसेप समझौते से बाहर निकले। मित्रों, अभी ढेर सारा विपक्ष कोरोना के काल के अंदर अभी मैंने टीवी पर देखा, थाली बजा रहे थे मोदी जी की अपील पर। मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप नुक्स निकालते हैं, कोई यहां से स्वीडन का इंटरव्यू लेता है, कोई यहां से किसी का इंटरव्यू लेता है, कोई अमेरिका में इंटरव्यू लेता है, मगर मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़कर एक मजबूत लड़ाई वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व प्रदान किया। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने का कहा, चाहे दिया जलाने का कहा, चाहे सेना के जवानों ने आकाश के अंदर उड़कर सभी कोरोना वॉरियर का सम्मान करने के लिए आसमान से पुष्प बरसाने की बात करी। ये सब कर मोदी जी ने, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपोगंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदृष्टाओं को मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं है, ये देश को एक बनाने की मुहिम है। और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बिहार की जनता को कहने आया हूं कि अब तक राष्ट्रीय महामारियां जब आती थी, कुदरती आपदाएं आती थी, सिर्फ सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी, सरकार का नेतृत्व तो लड़ा ही लड़ा, इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, ये नारों को चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि विश्व के आंकड़े देखते हैं तो इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के इतने बड़े आकार वाले अपने महान देश को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कई सर्वे हुए, कोई कहता है 84% लोगों ने देश के स्वागत किया, मोदी जी की सराहना की है, कोई कहता है 94% लोगों ने किया है। परंतु एक बात निर्विवाद है कि देश की 130 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ एक कोरोना की लड़ाई में चट्टान की तरह साथ में, और इसी का परिणाम है मोदी जी का जो जनता को जोड़ने का कौशल है, जो उनकी विधा है, उसी का परिणाम है कि 130 करोड़ लोग एक साथ आज ये लड़ाई को सफलता के साथ लड़ रहे हैं। मित्रों, मैं बिहार के कार्यकर्ताओं के सामने हूं, बिहार की जनता के सामने हूं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने बिहार के जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सारा किया है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार अपने आप को इस सब बातों से अलग रखे। बिहार की जनता और विशेषकर प्रवासी मजदूर अपने आप को इन बातों से अलग रखें। पूरा देश आपका सम्मान करता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इस मंच से एक्नॉलेज करना चाहता हूं, देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है, इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। ये जो लोग अपमानित करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी
प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया जाए। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।